हाँ जी, तो हमारा टॉपिक है कॉन्करेंट स्टेटस एंड एजुकेशन। अब यहाँ पे जब आप टॉपिक को नोटिस करोगे, देखो कोई भी आपको आंसर लिखना हो, पहले आपने क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन के वर्ड से ही हमको आधे से ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि भाई हाँ, इस टॉपिक में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो पहली बात ये, इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन सिस्टम, कि भाई एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या लॉ मेकिंग हुई, ये सारी चीज़ें हम इस बुक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कॉन्करेंट स्टेटस, यहाँ पे ये वर्ड है, इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखो, 3 तरीके की लिस्ट होती है, ठीक है। एक होती है यूनियन लिस्ट, ये आप समझते जाइएगा क्योंकि ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। इसको कॉन्करेंट मान लो, ये एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। अब देखो, यूनियन लिस्ट का मतलब है यानी कि यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे या जिन भी चीज़ों पे लॉ मेकिंग करनी होगी, जो जो चीज़ें होंगी, वो सारा जो कार्यभार होगा लॉ मेकिंग का या सारी चीज़ों का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, ठीक है। यानी कि यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं कि भाई इस वाले सब्जेक्ट पे हमने कोई लॉ बनाना है या कोई और चीज़ें, चाहे डिफेंस हो चाहे कुछ हो, ठीक है। तो वो सारे सब्जेक्ट जो यूनियन लिस्ट में आते हैं, कौन कौन से आते हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, मैं अभी आपको सब बताऊंगी। मैंने पूरी स्लाइड प्रिपेयर करी है, आप बस वीडियो को ध्यान से सुनते जाओ, तो आपका ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं नहीं गए, ठीक है। 16 मार्क्स अब आपके हाथ में ही है। देखो, तो यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर होते हैं, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, उस पर सारे काम करने का जो दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, एज द नेम सजेस्ट, वो सारी चीज़ें लॉ मेकिंग या सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट देखती है। अब बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट की। कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एजुकेशन या ये वो, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, उस पे काम करने का, लॉ मेकिंग करने का, लेजिस्लेशन का काम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही करती है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में वो वाले सब्जेक्ट मैटर्स जो भी आते हैं, उस पे लेजिस्लेशन का काम हो या डिसीजन लेने का काम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर लेती हैं। अब क्योंकि हमारा टॉपिक था, आई होप आपको ये समझ में आया हो, अब हमारा टॉपिक था कि भाई कि कॉन्करेंट स्टेटस एंड एजुकेशन। तो इस टॉपिक का मतलब है कि एजुकेशन को ना कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों मिलके एजुकेशन से रिलेटेड इंप्रूवमेंट के लिए काम करेंगी। अब ये कब हुआ, कैसे एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा बनी और पहले कौन सी लिस्ट में थी, ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। और वाई, व्हाट वाज द रीजन टू शिफ्ट द, ठीक है, टू शिफ्ट द एजुकेशन इन द कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो ये सारे रीजंस भी हम पढ़ेंगे। चलिए, अब मैंने यहाँ पे ये पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, ये इसलिए लिखे हुए हैं, देखो आपको ना इसका रट्टाफिकेशन कभी भी नहीं करना है। बीएड में मैं आपको हमेशा अपनी वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ, जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि बीएड में किसी भी टॉपिक का आप रट्टाफिकेशन मत करिए। यू कैन जस्ट रिमेंबर द हेडिंग्स ऑफ द टॉपिक। आप टॉपिक की हेडिंग्स देखिए, ठीक है। जैसे कि अगर किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस बतानी है, ठीक है, इंपॉर्टेंस बतानी है, आपने बुक में से पढ़ा, तो उसकी हेडिंग आप सिर्फ याद रखो। हेडिंग के अंदर क्या पैराग्राफ लिखना है वो अब आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप बीएड कर रहे हैं, आप टीचर बनने वाले हैं, सो दिस इज लाइक यू कैन एक्सप्लेन थिंग्स, तो उसके हिसाब से आपको अंदर खुद ही लिखना है। अब यहाँ पे आपको मेन चीज़ें जो मैंने लिखी है समझाने के लिए वो बता देती हूँ, ठीक है। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना एजुकेशन फंक्शंस करती है 3 लेवल पे, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कर रखा है एजुकेशनल फंक्शन की 3 लेवल पे फंक्शन काम करेगी, यानी कि सेंट्रल, स्टेट एंड कॉन्करेंट। मैंने आपको बताया कि 3 लिस्ट होती है हमारी, मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब 1976 तक जो था, एजुकेशन वॉज अ स्टेट सब्जेक्ट। जो एजुकेशन थी ना वो स्टेट लिस्ट का मैटर था, यानी कि जो भी एजुकेशन पे काम करती थी वो स्टेट गवर्नमेंट करती थी। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारी जितनी भी स्टेट है, तो वहाँ की जो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने अपने स्टेट में एजुकेशन से रिलेटेड मैटर को करती थी डिस्कस, ठीक है। ये था 1976 तक का, उस पर लॉ मेकिंग करना या उसकी इंप्रूवमेंट में देखना, तो वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था। ये स्टेट सब्जेक्ट था पहले एजुकेशन, 1976 तक। फिर क्या हुआ, और सर्टेन चीज़ें सेंट्रल लेवल पे देखी जाती थी, बाकी मेन वो स्टेट गवर्नमेंट देखती थी एजुकेशन को। फिर 42nd अमेंडमेंट हुई, ठीक है, यानी कि अमेंडमेंट आप समझते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ उस पर्टिकुलर आर्टिकल में चेंज लाना या कुछ ऐड ऑन कर देना, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट हुई 1976 में ही, जिससे एक लार्ज और इम्पॉर्टेंट चेंज आया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इससे क्या हुआ, जो एजुकेशन का स्टेटस था वो अफेक्ट हुआ, यानी कि आफ्टर 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एजुकेशन था उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। एजुकेशन सब्जेक्ट को, एजुकेशन के मैटर को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया।
यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि जो भी द इम्प्लीकेशंस ऑफ मेकिंग एजुकेशन, अच्छा कॉन्करेंट सब्जेक्ट इसलिए एजुकेशन को बनाया गया या कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन वाले मैटर को इसलिए डाला गया कि बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कैन लेजिस्लेट ऑन एनी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, कि जो भी जितने भी एस्पेक्ट है एजुकेशन के, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल हो, तो जो भी एस्पेक्ट्स है एजुकेशन पे, उस पे लेजिस्लेटिव का काम यानी कि लॉ मेकिंग का काम सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट कर पाए, इसलिए ही इसे कॉन्करेंट सब्जेक्ट बनाया गया, यानी कि एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। मैंने आपको पहले ये चीज समझा दी थी, है ना, कि कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट जो है काम करती हैं। तो अब बात क्या है कि अब इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अब क्योंकि एजुकेशन कॉन्करेंट सब्जेक्ट यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में आ चुका था, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करेंगी एजुकेशन की इंप्रूवमेंट के लिए। चलो ये तो ठीक है, लॉ मेकिंग लेजिस्लेशन का काम दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों करेंगी। लेकिन अगर मान लो कोई डिस्प्यूट हो जाता है, डिस्प्यूट मतलब कि कोई भी आप कोई बात सेंट्रल की स्टेट को समझ में नहीं आई या स्टेट की सेंट्रल को समझ में नहीं आई, तो इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, लड़ाई में, तो लेजिस्लेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है वो जो है ओवर राइडिंग अथॉरिटी होगी, यानी कि वो एट द एंड माना जाएगा, क्योंकि स्टेट लिस्ट से मतलब सॉरी स्टेट गवर्नमेंट से ऊपर तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ही, राइट। तो जो भी फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है लास्ट, वो चीज़ मानी जाएगी जब कोई डिस्प्यूट होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिगार्डिंग एजुकेशन पर्पस, ठीक है, एजुकेशन को लेकर के। तो बाय हैविंग एजुकेशन इन द कॉन्करेंट लिस्ट क्या हुआ कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ना डायरेक्टली पॉलिसीज और डिसीजन ले सकते हैं। पहले जब जो ये था स्टेट का मैटर था ना, एजुकेशन स्टेट लिस्ट में था, तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने अकॉर्डिंगली काम करती थी, ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट होगी। तो अब आप सीखोगे कि कंकरेंसी जो थी, इससे एक ये जो पार्टनरशिप थी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन का आना, ठीक है, ये बहुत मीनिंगफुल भी था, एट द सेम टाइम चैलेंजिंग भी था। अभी वो कैसे था ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, जहाँ पे वी आर टेलिंग कि भाई 1976 तक जो था एजुकेशन वॉज द स्टेट सब्जेक्ट, बट आफ्टर 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 एक बहुत ब्रॉड और इंपॉर्टेंट चेंज आया, देन एजुकेशन जो थी वो कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दी गई, ठीक है, जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों ही लेजिस्लेट करेंगी रिगार्डिंग एनी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, इधर द प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी और द यूनिवर्सिटी लेवल। तो यहाँ पे दोनों को ही काम देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज़ आपको बता रखी है, देखो कि पहले कौन सी लिस्ट, जैसे 3 लिस्ट है मैंने आपको बताया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें पहले किसमें कितने सब्जेक्ट थे, अब कितने सब्जेक्ट है, वो सारी चीज़ें आप देख लो, ठीक है, ये डेटा मैंने पहले आपके लिए रख रखा है। देखो पहले यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट थे, अब जो थे ये नाउ लिखा है, नाउ सब्जेक्ट्स बिकेम 100। जैसे कि ये बात बताई गई है 1976 में जब 42nd अमेंडमेंट हुई, तो कौन कौन से मतलब स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट में क्या क्या चेंज आए, ठीक है, पहले 97 सब्जेक्ट से अब ये बढ़ा के 100 कर दिए गए। स्टेट लिस्ट में पहले 66 सब्जेक्ट थे, अब ये 61 सब्जेक्ट कर दिए गए, यानी कि स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट को कम किया गया है और यहाँ से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में पहले 47 सब्जेक्ट थे, अब सब्जेक्ट 52 हो गए, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट क्या है मैम, ये देखो ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन रिगार्डिंग फॉरेस्ट रिगार्डिंग, ठीक है, प्रोटेक्टिव वाइल्ड एनिमल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस या डिफेंस वगैरह, ये सब तो यूनियन लिस्ट में होते हैं सब्जेक्ट, है ना, कि इस मुद्दों पर कौन काम करेगा, तो ये वो वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि आपको पता ही है कि जो लेजिस्लेटिव सेक्शन है वो 3 लिस्ट में डिवाइडेड है, यानी कि लेजिस्लेशन लॉ मेकिंग का काम 3 लिस्ट के अकॉर्डिंगली चलता है। तो लेकिन 42nd अमेंडमेंट हुई 1976 में, इस ये जो लेकिन 42nd अमेंडमेंट हुई थी ना 1976 के टाइम पे, ये ड्यूरिंग इमरजेंसी हुई थी। इमरजेंसी समझते हो, इमरजेंसी लगी थी हमारे इंडिया में एट अ टाइम ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, ठीक है, जब पूरे उसकी लाइट चली गई थी, है ना, पूरे देश की। तो बेसिकली 5 सब्जेक्ट जो है ट्रांसफर करे गए थे स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में, जैसे कि पहले 66 सब्जेक्ट थे, अब 61 रह गए स्टेट लिस्ट में, ठीक है, आफ्टर द अमेंडमेंट। तो ये 5 सब्जेक्ट कहाँ गए, 5 सब्जेक्ट को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया, और वो कौन से 5 सब्जेक्ट थे मैंने आपको वो बता दिया, ठीक है। हमारे को जो एक्चुअली हमारा जो बीएड का आंसर है ना, ये आपसे मांगना चाह रहा है कि भाई ये बताओ हमें कि कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन डाल दी गई, उसके क्या क्या फायदे हुए या उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस रहा। लेकिन हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें भी बता सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया ना ऊपर, ये वाली स्लाइड जो बताई मैंने आपको, ये वाला इट इज़ ऑल द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो देखो फिर आप ये इस तरीके से लिस्ट बना के आ जाओगे तो ये बहुत आंसर इंप्रेसिव लगेगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे स्लाइड्स बनाई हुआ है। अगर आप एक्जैक्टली इस तरीके से देखो, अब मैं ये नहीं कह रही कि लाइन टू लाइन यही लिख के आना, नहीं, आपने जो मेरे बोला हुआ सुना है उसके अपने नोट्स बनाओ और इस तरीके से आप प्रिपेयर करना। जैसे कि ये सारी चीज़ें तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते ना, ये तो आपको सेम लिखना पड़ेगा कि भाई पहले इतने सब्जेक्ट के अब इतने सब्जेक्ट हो गए। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद कर लो, मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स, और बाकी जो आपने समझा है मेरे से ना और जो इसमें रीड करा है वो अपने बेसिस पे अपने अकॉर्डिंगली लाइन्स लिखो, तो बहुत बढ़िया आपका आंसर प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। मैं
मेन फोकस करती हूँ बीएड के टॉपिक्स को समझाने का, ताकि कल को आप खुद से अपने ओन लैंग्वेज में लिख पाओ। ओन लैंग्वेज में आप इंसान तभी लिख सकता है जब उसको उस टॉपिक की जानकारी होगी, है ना। तो ये आप जानकारी लेने के लिए मेरी वीडियोस देखा कीजिए, सो दैट यू कैन राइट इन योर ओन वे, ठीक है। चलो, अब बात क्या है कि कौन से स्टेट लिस्ट से कौन से सब्जेक्ट मैटर कॉन्करेंट लिस्ट में डाले गए थे। वो था एजुकेशन, हमें पता ही है स्टेट लिस्ट में था पहले, अब कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया। और देन फॉरेस्ट और वेट एंड मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, ये पांचों सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था 42nd अमेंडमेंट के तहत। और जो भी चेंजेस आए वो 7 शेड्यूल में अकर हुए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे कि आर्टिकल होते हैं, ठीक है, फिर अमेंडमेंट्स होती है, यानी कि कुछ चेंज वगैरह लाना, तो कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में चेंजेस ये आए थे। अर्लियर पहले 47 सब्जेक्ट थे कॉन्करेंट लिस्ट में, अब 52 सब्जेक्ट्स हो गए थे, यानी कि 5 ऐड करे गए थे, स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर करे गए थे। तो पहले 47 सब्जेक्ट थे कॉन्करेंट लिस्ट में, 52 हो गए थे, यानी कि बढ़ गए थे। ये पाँचों सब्जेक्ट अब कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट बन चुके थे, ठीक है। फ्रॉम द स्टेट लिस्ट दे बिकम द पार्ट ऑफ नाउ कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो अब कॉन्करेंट लिस्ट में आने का मतलब ये होता है जी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दोनों ही यहाँ पर जो है डिसीजंस लेंगी या लेजिस्लेशन चलाएंगी। कौन कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इन सारे मुद्दों पर बात करेंगी। अब हमारा टॉपिक क्या है? बेसिकली एजुकेशन, कि एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में क्योंकि ट्रांसफर कर दिया गया है 42nd अमेंडमेंट के बाद, तो अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या कैसे ये चैलेंजिंग भी रहा और क्या इसके फायदे हैं कि क्यों स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन के एस्पेक्ट को ट्रांसफर किया गया, एजुकेशन के सब्जेक्ट को, ठीक है। आई होप अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं उस टॉपिक पे, ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे एजुकेशन, क्योंकि अब कॉन्करेंट लिस्ट में डाली जा चुकी है आफ्टर 42nd अमेंडमेंट। तो इससे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अगर ये आए तब भी आपको यही आंसर लिखना है, ठीक है। और इसके क्या रोल है, इससे क्या मतलब बेनिफिट हुआ, तो ये सारी चीज़ें, या व्हाट वाज द रीज़न, ठीक है, कि एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया स्टेट लिस्ट से हटा करके, तो उसके क्या क्या रीज़न थे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो पहला है अ यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन पॉलिसी, ताकि एजुकेशन पॉलिसी में एक यूनिफॉर्मिटी ला सके। देखो, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है जो हर जगह समान है, यानी कि सेम। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है जी? सेम। आप समझो, एज लॉन्ग एज एजुकेशन रिमेन ऑफ स्टेट सब्जेक्ट, तो जब तक कि एजुकेशन तो था स्टेट सब्जेक्ट था, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ही उस पर काम कर रही थी, वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट एनी एजुकेशन पॉलिसी एज एट प्रेजेंट द पैटर्न स्ट्रक्चर। देखो देखो, यहाँ पे सिंपल सी बात बोली गई है कि जब जो एजुकेशन था वो स्टेट सब्जेक्ट ही रहता, तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी स्टेट में अपने अकॉर्डिंगली एजुकेशन के पैटर्न को चलाती। यानी कि कई जगह पे 10+2 फॉलो हो रहा था, किसी जगह पे 10+1, यानी कि स्कूलिंग में कोई कोई 10वीं और 12वीं स्कूल में थी, कोई कोई 11वीं 11 तक की स्कूल में था, कई जगह 8+2, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न फॉलो हो रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉलो हो रहे थे एजुकेशन के, ठीक है। तो और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अलग अलग होते थे, ठीक है। सो इसकी वजह से इससे पीपल जो थे ना वेरियस हैंडीकैप्स में आ सकते थे। तो इट इज़ कंपल्सरी था कि एजुकेशन का पैटर्न जो है ना हर जगह सेम पैटर्न होना चाहिए एंटायर कंट्री में। देखो, आप जब कंट्री से बाहर जाते हैं तो आप किस स्टेट से हैं ये मैटर नहीं करता, आप इंडियन हैं, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। तो इंडिया में एज अ होल पूरी कंट्री में एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है या पैटर्न है वो सेम चले, कि जो एक स्टेट में फॉलो हो रहा है वही पैटर्न स्ट्रक्चर एजुकेशन का दूसरे स्टेट में भी है। तो इसलिए दैट वाज द रीज़न कि हम एजुकेशन पॉलिसीज़ जो बनेंगी या एजुकेशन का जो पैटर्न या स्ट्रक्चर रहेगा उसमें एक यूनिफॉर्मिटी ला सके, हर जगह समान रहे, क्योंकि जब तक स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी चीज़ें तो हर एक स्टेट की गवर्नमेंट अपने अपने अकॉर्डिंगली वो स्ट्रक्चर पैटर्न चल रहा था। कई जगह 10+2 था, कई जगह 10+1 था, ठीक है, कई जगह 8+2 था, तो ये अलग अलग पैटर्न फॉलो हो रहा था और हम चाह रहे थे कि सेम पैटर्न हो हमारी पूरी एंटायर कंट्री में। और ये तभी पॉसिबल है जब एजुकेशन इज मेड अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट, कि जब एजुकेशन को कॉन्करेंट सब्जेक्ट बना दिया जाए। क्योंकि देखो क्या होता है, कॉन्करेंसी मतलब क्या है कि भाई सेंट्रल और स्टेट दोनों ही जो भी पॉलिसी मेकिंग होगी एजुकेशन को लेकर के बनाएंगी। अब क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए काम नहीं करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए काम कर रही है, उनके लिए सभी स्टेट बराबर है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट भी। तो जब ये दोनों ही इन्वॉल्व होंगे ना तो इससे क्या होगा कि हमारा जो एजुकेशन का पैटर्न है वो ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी रहेगी उसमें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ होल
भी चीज़ें देख के काम करेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी उसके उनके साथ जब मिलके काम करेंगी तो एजुकेशन को और यूनिफॉर्म बनाया जा सकता है हर जगह। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो एक रीज़न पता चल गया ताकि एजुकेशन में यूनिफॉर्मिटी आए, यानी कि पैटर्न सब जगह सेम रखा जाए, तो इसलिए भी इसे कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। ठीक है, क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पे अपना जवाबदेही कर सकती है। देन इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होंगे क्योंकि एजुकेशन बीइंग अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट, तो क्या होगा कि ऑल इंडियन लेवल ऑफ रिसर्च जो है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन काम करेगी, जिससे कि एजुकेशन का लेवल इंप्रूव होगा। ठीक है, और जो रिसर्च फील्ड है फाइंड करेंगी कि कैसे बेटरली हम यूटिलाइज कर सकते हैं नेशनल और स्टेट लेवल पे एजुकेशन को। तो बेसिकली बात ये है कि स्टैंडर्ड्स में इंप्रूवमेंट होएगी। ऑब्वियसली देखो, आप ये जानते हो कि एक स्टेट गवर्नमेंट है उससे ऊंचा दर्जा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, उनसे ऊंचा दर्जा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल लेवल पे या नेशनल लेवल्स पे जो रिसर्च फील्ड्स हैं वो सारे एजुकेशन के इंप्रूवमेंट के लिए काम करेंगी, तो एजुकेशन जो है ज़्यादा बेटर होगी। रादर बीइंग कि जब सिर्फ स्टेट लेवल पर काम हो रहा था एजुकेशन की इंप्रूवमेंट के लिए, अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्योंकि इसमें मिल गई है फॉर द बेनिफिट और फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर रिसर्च हो पाएगी, स्टैंडर्ड्स में इंप्रूवमेंट आएगी। राइट, देन आगे आइए। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को। थर्ड पॉइंट पे देख लेते हैं, एजुकेशन फॉर इमोशनल इंटीग्रेशन। देखो, इमोशनल इंटीग्रेशन क्या है? अभी क्या है, यूनिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिटी, यूनिफॉर्मिटी, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं जब आप बात करते हैं अपनी इंडिया कंट्री की, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी विविधता है, उसमें भी एकता है। राइट, देयर इज़ अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो बात की जाए एजुकेशन की वजह से, क्योंकि जब एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट बन गया, सब जगह सेम पैटर्न मान लो फॉलो हो रहा है, हर स्टेट में आप इस स्टेट में जाओ, इस स्टेट से उस स्टेट में पढ़ने जाओ, आपके एजुकेशन के लेवल पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि पॉलिसीज जो एजुकेशन को लेकर बन रही है वो दोनों स्टेट में बराबर की बन रही है, समान बन रही है, क्योंकि अब वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी तो आ रही है, एजुकेशन के पैटर्न में सब जगह सेम चल रहा है, इससे इमोशनल इंटीग्रेशन भी होगा। ठीक है, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा नीड है एक इमोशनल इंटीग्रेशन की, और वो तभी पॉसिबल है जब व्हेन एक स्टेट जो है कंपेयर करे सेंटर के साथ, यानी कि सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर के काम करे, तभी इंप्रूवमेंट होगी एजुकेशन में टाइम टू टाइम भी, और इससे इमोशनल इंटीग्रेशन भी आएगा कि अब आप इस स्टेट में हैं मान लो और आप दूसरे स्टेट में जाकर के पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके एजुकेशन पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ भी एजुकेशन को लेकर के सेम पैटर्न और पॉलिसीज है और इस स्टेट में भी है हमारी, तो इससे लोग एक दूसरे के साथ बेहतर फील करेंगे, बेहतर जुड़ेंगे, एक बॉन्डिंग बनेगी। ठीक है, समझे? आगे आइए, फॉर बेटर डिसिप्लिन। वरना पहले क्या था, जब स्टेट लिस्ट में था एजुकेशन, तो लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई मैं इस स्टेट में जाकर के पढ़ाई करूँ ना करूँ, क्योंकि मैंने इतनी क्लास यहाँ पढ़ ली है, लेकिन वहाँ तो मैं जाके कंसिडर पीछे की क्लास में होगा, या देयर कुड बी मैनी मतलब डिफरेंसेस बिकॉज ऑफ दैट ना, क्योंकि हर एक स्टेट गवर्नमेंट पहले अपनी अपनी स्टेट के अकॉर्डिंगली वो एजुकेशन के पैटर्न को चला रही थी, लेकिन अब क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है, और सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ एक स्टेट के लिए काम नहीं करती है, वो एज अ होल ओवरऑल अपनी कंट्री को देखती है, जिसमें सारी स्टेट के बेनिफिट इंक्लूड हो, तो इसलिए ये अब ज़्यादा बेटर है कि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है, सो दैट हर जगह हर एक पूरी कंट्री में हर एक स्टेट में सेम पैटर्न ही फॉलो हो रहा है एजुकेशन के लेवल पे। ठीक है, देन फॉर बेटर डिसिप्लिन। ठीक है, जो सेंटर है शुड हैव द पावर टू ओवर रूल द डिसीजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो इससे क्या होगा, जो जनरल स्टैंडर्ड है एजुकेशन के वो भी इंप्रूव होंगे, जो है बेटर इंप्रूवमेंट होगी स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन में, डिसिप्लिन एक बढ़िया आएगा, क्योंकि क्या होता था ना, पहले क्या है कि पहले सिर्फ जब स्टेट लिस्ट में था ये हमारा एजुकेशन, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब जवाबदेही सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी है, या फिर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट का होता नहीं था। लेकिन अब क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है और अब सेंट्रल और स्टेट दोनों को मिलकर लेजिस्लेशन या लॉ मेकिंग करनी है रिगार्डिंग एजुकेशन, तो अब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल मतलब स्टेट गवर्नमेंट ना यहाँ पे जवाबदेही रहेगी अपने जो भी इन्होंने अगर कोई मान लो चीज़ें करी हैं एजुकेशन के सेक्टर में, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा और उनको जवाब देना पड़ेगा कि आपने कैसे कैसे चीज़ें करी और इससे क्या क्या फ़ायदा रहेगा आगे। ठीक है, तो एक बेटर डिसिप्लिन बना रहेगा, क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है इन चीज़ों में, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है उसको ओवर अथॉरिटी है। हमने पढ़ा था ना कि कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बात कही है उसी को अथॉरिटी दी जाएगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन को, और सेंट्रल ने जो डिसीजन लिए हैं वो ओवरऑल पूरी कंट्री के लिए बेनिफिशियल ही प्रूव होते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्टेट को मद्देनजर रख के काम नहीं करती है, वो पूरी कंट्री को देख के काम करती हैं, तो दिस वुड बी फॉर बेटर डिसिप्लिन भी रहेगा। अब देखो, प्रॉपर एंड बेटर यूटिलाइजेशन हो पाएगा फंड्स का, ये बहुत बड़ा मैं कहूँगी पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लो एजुकेशन की इंप्रूवमेंट के लिए दे दिए भाई फंड, अब इन फंड्स का कैसे यूज़ हो रहा है, कहाँ कितना यूज़ हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे इसका यूज़ कर रही है, प्रॉपर कर भी रही है या नहीं कर रही है, ये चीज़ें पहले फंड्स ऐसे ही मतलब
चले जाते थे और एजुकेशन की बेटरमेंट के लिए बहुत ही कम अमाउंट लगाया जाता था और बाकी सब लोग अपनी पर्सनल यूज़ के लिए मतलब पर्सनल कमाई के लिए करते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब प्रॉपर और बेटर यूटिलाइजेशन हो पाएगा फंड का। सो इट हैज़ बीन नोटिस, ये नोटिस किया जा चुका है कि दैट स्टेट गेट मनी फ्रॉम द सेंट्रल। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट से हर एक स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, हर एक स्टेट को कुछ कुछ पैसे कुछ कुछ परसेंटेज ऑफ पैसे देती है, ठीक है। तो मनी मिलता है इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन ओनली, बट स्पेंड देम एल्सवेयर। बट स्टेट गवर्नमेंट ने उसे कहाँ कैसे इस्तेमाल कर रही है ये कुछ नहीं पता चलता। एजुकेशन पे वो पैसा खर्च हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होता था कि व्हेन द फंड्स आर एलोकेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर स्कूल बेटरमेंट, इट इज ये थोड़ा यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, ठीक है। इट शुड हैव और से इन द यूटिलाइजेशन, मतलब बात यही है अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि इन्वॉल्व है प्रॉपरली, ठीक है, एजुकेशन के उस पर कि क्या क्या एजुकेशन के सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या बेटरमेंट के लिए हो रहा है। तो अब जो फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी यहाँ पे मेक श्योर किया जा पाएगा कि भाई फंड्स जो है सही जगह और एजुकेशन पर ही लगे, ये नहीं कहीं और उस फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हो पाएगा और जब फंड्स सही जगह एजुकेशन पे लगाए जाएंगे सही सही एरिया में, तो भाई एजुकेशन का इंप्रूवमेंट होगा ही होगा और इससे हमारे इंडिया का, हमारी कंट्री का ही बेनिफिट है, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसकी वजह से ही लोग जब एजुकेटेड होते हैं तो वो एक सही डिसीजन ले पाते हैं और हमारा इंडिया तभी ग्रो कर पाएगा, राइट, जब एजुकेशन सेक्टर पे प्रॉपर फंड का यूटिलाइजेशन हो रहा हो। लेकिन पहले पैसा जो मिलता था वो कहाँ कहीं स्पेंड हो जाता था एल्सवेयर, वो पता नहीं चलता था। लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट को जवाब देना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है एजुकेशन के सेक्टर में डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो इससे फंड का जो है इस्तेमाल सही जगह पर होगा। देन क्वालिटी लीडरशिप अब क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगी तो इट वुड बी बेटर, ठीक है। हमें पता ही है कि एक लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से, चाहे वो किसी भी जगह पे अगर लीडरशिप की कमी है तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होना इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो लैक ऑफ लीडरशिप थी पहले इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, विच मीन्स कि यहाँ पे मिसयूज़ भी होता था, ठीक है, ग्रांट्स वगैरह का, जो भी फंड्स मिल रहे हैं, जो भी चीज़ें मिल रही है। तो इससे रिजल्ट क्या होता था कि लैक ऑफ डायरेक्शन है। इसका रिजल्ट यही था कि भाई ना सुपरविजन बढ़िया है ना कुछ बढ़िया है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई है एजुकेशन पे डिसीजन लेने के लिए भी डायरेक्टली। तो इससे क्या होगा, एक बेटर और इफेक्टिव लीडरशिप हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के से मिलेगी। सो एज सेंटर इज बेटर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एजुकेशन लीडरशिप एट द नेशनल लेवल, ठीक है। क्योंकि नेशनल लेवल पे क्या बेटर लीडरशिप और इफेक्टिव लीडरशिप हो सकती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड कराई जाएगी, क्योंकि अब ये कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है एजुकेशन। तो इसलिए हमें क्वालिटेटिव लीडरशिप मिलेगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट वुड बी बेटर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एजुकेशन, ठीक है। देन बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा एजुकेशन पॉलिसीज़ का, क्योंकि एजुकेशन जो है एक अब कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट बन चुका है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये इंश्योर करेगी कि जो स्टेट्स हैं वो जो भी डिसीजन लिए गए हैं, ठीक है, जो पहले राइट डिसीजन लिए गए हैं, वो पॉलिसीज़, एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई गई है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो। देखो क्या होता है ना कि लॉ बन गए, सब बन गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो हर कोई पीछे हो जाता है। हमने बहुत सारी प्लानिंग कर ली है, सब कर लिया है, लेकिन अगर आप उस प्लानिंग को, उन एक्शंस को ले ही नहीं रहे हो, इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो प्लानिंग को, तो देर इज़ नो रीज़न ऑफ मतलब प्लान थिंग्स, राइट। तो वही चीज़ है कि आपने टाइम टेबल बना लिया बट अगर आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है उस टाइम टेबल का। तो वही बात है कि बेटर इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा एजुकेशन पॉलिसी का, क्योंकि अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंश्योर करेगी कि स्टेट जो है इंप्लीमेंट करे डिसीजंस को राइट वे में, क्योंकि ये इन दोनों ने मिलकर ही साथ में वो बनाए हैं। और अब स्टेट गवर्नमेंट को भी भाई अपने ऊपर के लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाबदेही है कि हाँ भाई क्या कैसे एजुकेशन पॉलिसीज जो बनी है उसमें क्या क्या मतलब ठीक से इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें बेटर तरीके से और बेटर डिसिप्लिन में चलेंगी। तो हमने अभी जो पॉइंट पढ़े हैं ना, तो ये अगर आप ये जो इसकी ग्रीन पॉइंट है, मैंने आपको इसके अंदर का एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब आप ये पॉइंट्स ही याद रख लो खाली, और यही पॉइंट्स आप ऐसे डायग्राम के वे में पहले लिख देना और फिर एक एक पॉइंट को अपने आंसर शीट पे एक्सप्लेन कर देना। और वो भी ये नहीं कि सेम टू सेम लाइन टिप्पणी है, अपने अकॉर्डिंगली आप लिखो। अब आपको समझ आ गया ना कि बेसिकली इस लाइन का, इस पॉइंट का क्या मतलब है, तो आप उसको अपनी ओन लैंग्वेज में बताओ और इससे आपका एक बहुत अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, सो यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आने से क्या क्या फ़ायदा होगा या क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, एक यूनिफॉर्मिटी आएगी एजुकेशन पॉलिसी में, एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होंगे, ठीक है, और एक इमोशनल इंटीग्रेशन भी आएगा, एक यूनिटी आएगी लोगों में, क्योंकि सभी जगह एजुकेशन का सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आप किसी भी स्टेट में जाकर के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इससे एक बॉन्डिंग बनेगी। और देन बेटर डिसिप्लिन रहेगा, प्रॉपर फंड्स का यूटिलाइजेशन हो पाएगा एजुकेशन के सेक्टर में ही,
ठीक है। देन क्वालिटेटिव लीडरशिप हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगी, ठीक है। रिसर्च फील्ड जो नेशनल लेवल की है वो एजुकेशन के लिए अब काम करेंगी तो और बेटर फाइंडिंग्स होंगी। देन बेटर इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा एजुकेशन पॉलिसीज का, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी कि स्टेट जो है इंप्लीमेंट करे डिसीजन को राइट वे में, ठीक है। और फॉर क्रिएटिंग द इक्विलिटेरियन सोसाइटी, देखो इसका क्या मतलब है बता दीजिए, ठीक है। इक्विलिटेरियन सोसाइटी बनेगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एवरीवन हैज़ इक्वल राइट इन द सोसाइटी, आपको पता ही है कि हर एक का राइट है, राइट टू एजुकेशन। अभी ये राइट टू एजुकेशन जिसको आप RTE बोलते हैं, ये भी इस पर एक प्रॉपर B.Ed में क्वेश्चन आता है और ये कंफर्म आता है 16 मार्क्स में। ये यूनिट 2 में है, तो जब हम यूनिट 2 पे पहुंचेंगे तब हम पढ़ेंगे। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से टॉपिक्स मेरे से समझना चाहते हैं, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो फॉर योर एनी सजेशन, ठीक है। आपको मेरी वीडियोस में कोई मतलब इंप्रूवमेंट और बेटर के लिए कोई आपको सजेशन देनी है तो आप बिल्कुल दे सकते हो। यू आर फ्री टू सजेस्ट एनीथिंग, ठीक है। आई एम रेडी टू लिसन, राइट। तो देखो, फॉर क्रिएटिंग इक्विलिटेरियन सोसाइटी का क्या मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक को इक्वल राइट है, राइट। सोसाइटी में हर एक के पास इक्वल राइट है। ईदर द इट इज़ नॉट मतलब जेंडर बेस्ड और रिच एंड पुअर बेस, ठीक है। एवरीबडी इज इक्वल इन द आई ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट इज़ नेसेसरी कि आप अचीव करें इस एम को, ठीक है, अचीव द सेम एंड देन टू एजुकेट इक्वली इन एवरी मैनर, कि हर एक को इक्वली एजुकेशन मिले हर तरीके से। तो एक इक्विलिटेरियन सोसाइटी बनेगी। क्यों? क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मैंने आपको बार बार ये चीज़ बताई है, ये इसका क्रक है, यही है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा नेशन के पूरे एज अ नेशनल लेवल पे एज अ होल वर्क करती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरीवन, ताकि सेम पैटर्न वो फॉलो हो, यूनिफॉर्मिटी आए। और जब सेम पैटर्न फॉलो होगा, एजुकेशन में यूनिफॉर्मिटी आएगी, तो एक इक्विलिटेरियन सोसाइटी बनेगी, यानी कि हर किसी को इक्वली तवज्जो दी जा रही है। हर एक इंसान क्योंकि इक्वल है और उसको इक्वली तरीके से ही एजुकेशन दी जा रही है, यानी कि इस स्टेट में इस तरीके से हो रहा है काम, या ये स्टेट आगे है एजुकेशन के लेवल पे, ऐसा नहीं है। सारी स्टेट इक्वली चलेगी, बोथ स्टेट आर इक्वल, क्योंकि सारी स्टेट मिलकर ही हमारी कंट्री बनानी है और हमने अपनी कंट्री की इंप्रूवमेंट के लिए काम करना है। तो स्टेट को साथ में इक्वल लेवल पर आना होगा हर एक एस्पेक्ट में, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो जब इक्वली एवरी मैनर में सारी चीज़ें चलेंगी, तभी जा करके एक इक्विलिटेरियन सोसाइटी भी बन पाएगी। इसलिए भी हमने कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन को डाला है, ताकि सेंट्रल और स्टेट दोनों ही इस पर काम करें मिल करके, ताकि सारे डिसीजन जो स्टेट के अकॉर्डिंग है वो भी लिए जाए और सेंट्रल लेवल पे भी लिए जाए, ताकि इक्वली मैनर में सारी चीज़ें चलें, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक कि क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डालने की, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखो, जहाँ पे हर चीज़ के प्लस पॉइंट आपको एडवांटेज नज़र आते हैं, वहीं पे कई जगह पे आपको नेगेटिव पॉइंट्स भी देखने वाले, नोटिस करने वाले लोग भी मिल जाते हैं, जो किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में बोलते हैं। तो जैसे कि हमने सारे ऊपर पॉइंट पढ़े कि कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन को डाला गया, तो इससे क्या क्या फ़ायदे थे। अब इसके अलावा कुछ एजुकेशनलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने एडवोकेट किया कि भाई एजुकेशन शुड रिमेन एज अ स्टेट सब्जेक्ट, कि यू डोंट नीड टू ट्रांसफर दिस एजुकेशन इन अ कॉन्करेंट लिस्ट। तो इनका मानना है, ये मैंने एक देखो, ये आपकी बुक में ना गिवन है, आप अगर बुक में ओपन करोगे कॉन्करेंट वाली, मतलब ये कंकरेंट वाली, तो आपको इस बुक में ये टॉपिक अभी तक यहाँ तक खत्म हो गया था कि हाँ भाई एजुकेशन की कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एक फ़ायदा है उससे, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। लेकिन यहाँ पे नीचे छोटा सा एक पॉइंट भी दे रखा है, तो मैं चाहती हूँ मैं आपको वो भी समझा दूँ। आधे पेज पे दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए इफ़ द क्वेश्चन केम, कि भाई तो आप बता पाओ शॉर्ट में भी अगर आ जाए 4 मार्क्स में, तो यहाँ से पूरा हो पाए कि एक तो है सारे पॉजिटिव पॉइंट्स कि हाँ हमने कह दिया कि भाई हमने एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाला है, इसके बड़े ज़्यादा फायदे हैं, वो भी हमने सारे फायदे डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो ये मतलब अच्छा हुआ। लेकिन कुछ एजुकेशनलिस्ट का ये भी मानना था कि भाई एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डालने की क्या जरूरत थी, ये स्टेट का सब्जेक्ट ही रहता। तो हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे। दीज आर द फॉलोइंग पॉइंट्स विच गिवन, कि भाई इन्होंने सजेस्ट करे हैं कि बेटर एजुकेशन इंप्लीमेंटेशन हो पाता अगर एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट ही रहता। तो उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स दिया वो सुन लेते हैं। बात मेनली मतलब बेसिकली इन दी एंड यही है कि अभी हमारी जो एजुकेशन है ना, वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, और वही एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन था जो लिया गया था, और वो हमारे लिए बेनिफिशियल ही है ना। लेकिन इनके पॉइंट भी हम ये वाले देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, तो देखो इन्होंने पहला पॉइंट क्या दिया है अपनी साइड से, दैट बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। मैं आपको ये थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप सुनते जाना। बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यू, ये कहते हैं कि देखो डेमोक्रेसी बिलीव करती है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन समझ रहे हो, कि पावर किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सारी पावर ना हो, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पावर्स हो, फिर लोकल गवर्नमेंट के हाथ में भी कुछ पावर हो, यानी कि पावर और अथॉरिटी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे सारी ना हो, उसको डिसेंट्रलाइज कर दो, यानी कि पावर्स को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर का डिवीजन कर देना। तो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का बिलीव ही यही है कि भाई पावर को डिसेंट्रलाइज कर दो। तो वाई एजुकेशन शुड बी द कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट, एजुकेशन शुड रिमेन एज अ स्टेट सब्जेक्ट, कि स्टेट गवर्नमेंट ही उसमें स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में उसका कंट्रोल है।
लेजिस्लेशन का या लॉ मेकिंग का एजुकेशन से रिगार्डिंगली, वाई सेंटर टू इंटरफेयर इन बिटवीन दैट। तो ये एक इनका पॉइंट था, ठीक है। मेन में यहाँ पे बात ये हो रही है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कहती है कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कर दो, तो क्यों आप स्टेट सब्जेक्ट मतलब नहीं रहने देते हो एजुकेशन को। फिर ये कहते हैं स्टेट हैव बेटर अप्रिसिएशन ऑफ लोकल नीड्स। ये कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो ज़्यादा बेटरली जानती है लोगों की नीड के बारे में, यानी कि सेंटर जो है वो इतना अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगी। जैसे कि रिमोट एरियाज़ है या विलेजेस एरिया है, वहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बेटरली अप्रिशिएट कर पाएगी लोकल नीड्स को, क्योंकि वो लोकल नीड क्या है लोगों की वो जाननी है, लोकल लेवल पे क्या चीज़ें हो रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट बेटर जानती है। तो इट शुड बी रिमेन एज द स्टेट सब्जेक्ट। ये इनका एक और पॉइंट है। फिर दूसरा सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू माइनॉरिटीज़। ये कह रहे हैं कि जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, ठीक है, वो दे आर मोर क्लोज टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो माइनॉरिटीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू आता है या उनकी प्रोग्रेस तभी हो पाएगी जब स्टेट गवर्नमेंट ही एजुकेशन पे मतलब लॉ मेकिंग करे, या एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही हो, तो माइनॉरिटी को ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी एज बिकॉज दे आर मोर क्लोज टू द स्टेट गवर्नमेंट। लोकल नीड को या माइनॉरिटीज़ का क्या वो एक स्टेटस है वो ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट बेटर जानती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इनका पॉइंट है कि भाई दैट कि एजुकेशन शुड रिमेन एज अ स्टेट सब्जेक्ट। देन ये कह रहे हैं फ्री फ्रॉम रेड टेप। रेड टेप का मतलब ये है कि देखो क्या होता है कि अगर ये इनका इस पॉइंट में कहना है, जब आप बुक में भी ये चीज़ रीड करोगे ना, देखो मैं बुक से बाहर के कॉन्टेक्स्ट की कोई बात नहीं करती हूँ, ठीक है, जो हमारे लॉजिक है सारे कॉन्टेक्स्ट बुक से ही लिया लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि फिर बुक से बेटर एक्सप्लेनेशन तो कहीं नहीं है। तो बात ये है कि फ्री फ्रॉम रेड टेप, इसका क्या मतलब है, देखो कि एजुकेशन, इनका मानना है कुछ एजुकेशनलिस्ट का जो कह रहे हैं कि भाई स्टेट सब्जेक्ट ही रहने दो एजुकेशन को। तो इनका ये पॉइंट है कि भाई देखो कि एजुकेशन अगर कॉन्करेंट सब्जेक्ट रहता है तो इसमें ब्यूरोक्रेसी मतलब ज़्यादा इंटरफेयर रहेगी ब्यूरोक्रेट्स की। यानी कि क्या होता है कि देखो आपको पता है कि कोई भी चीज़ फाइलें पड़ी रह जाती है, ठीक है। रेड टेप का यहाँ मतलब है कि जो फाइलें हैं वो बंद रह जाती हैं, ठीक है, बीच में। एजुकेशन को अगर वो कह रहे हैं कि अगर ब्यूरोक्रेसी से दूर रखना है तो लेट रिमेन द एजुकेशन एज अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि इनका मानना ये है कि इससे क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिसीजन मेकिंग में भी डिले होगा। ये कह रहे हैं कि डिसीजन में डिले होगा, जैसे कि मान लो जब स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी अब पार्टिसिपेट करिए एजुकेशन के लेवल पे या लॉ मेकिंग में, तो कोई भी डिसीजन में डिले होगा, क्योंकि ऊपर के लेवल तक सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी हर उनसे सजेशन लेना या उनके प्रॉपर उन तक बात पहुंचाना, उसमें टाइम लगता है। तो उनका मानना ये है कि अगर ब्यूरोक्रेसी से एजुकेशन को बचाना है, रेड टेप से, तो आप भाई एजुकेशन को स्टेट का सब्जेक्ट ही रहने दो, सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इसमें मत डालो। ये ऐसा कुछ एजुकेशनलिस्ट कह रहे हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये कह रहे हैं कि भाई डाइवर्सिटी तो हमारी पहचान है इंडिया की, और जब हर एक स्टेट की अलग अलग एजुकेशन पैटर्न होगा तो इस डाइवर्सिटी से ही यूनिटी मतलब वो यही डाइवर्सिटी को झलका रहा है, ये बता रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो इन्होंने अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जो मैंने पॉइंट्स आपको बुक में लिखे थे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बट मेन बात यही है कि एजुकेशन शुड बी रिमेन एज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट। ये बात तो हमारी NEP ने भी मानी है कि भाई एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में ही रहने दो, ताकि सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट मिल करके इस पे काम कर सके। इसी से बेटर इंप्रूवमेंट होगी। उसके पॉइंट्स हमने पढ़े कि क्वालिटेटिव लीडरशिप मिलेगी, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हो पाएगा और सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में रहेंगी। तो ये चीज़ हमारी NPE ने भी मानी है, एक्सेप्ट किया है दैट एजुकेशन शुड बी द कॉन्करेंट सब्जेक्ट। उसके अलावा लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि भाई इसको कॉन्करेंट लिस्ट में मत डालो और स्टेट सब्जेक्ट ही रहने देना चाहिए। इनके पॉइंट्स भी मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए। इफ़ एनी केस आपके शॉर्ट नोट में पूछ लिए जाए या इन शॉर्ट जब आप लास्ट में सम अप करो ना क्वेश्चन को ये वाले, तब आप बता दो। बाकी मेन क्वेश्चन यही आएगा कि व्हाट इज़ द, देखो क्वेश्चन क्या आएगा मैं आपको बता दूं कि व्हाट डू यू मीन बाय, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्करेंट, बता दीजिए क्वेश्चन क्या आएगा। देखो क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन एंड हाउ इट सिग्निफाइज द रोल ऑफ इट, या फिर हाउ इट सिग्निफिकेंट टू रिमेन एजुकेशन एज अ कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बन के आ सकता है एंड इट वुड श्योरली कम इन 16 मार्क्स। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया, आपको समझ आ गया है, तो और यहाँ से आप थोड़े सा अपना समझ ले चुके हैं अच्छे से, और एक बार पेपर में जाने से पहले आप एक बार बुक को रीड कर लो, चाहे ये वीडियो दोबारा से रिविजिट कर लो, एक ही बात है, और अच्छे से आप इस आंसर को अपना प्रेजेंट अब आई होप कर पाएंगे, ठीक है जी। तो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अब नाउ आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और शेयर भी कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट में मुझे बताइए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे बेटर रही या आपको अच्छा लगा या नहीं, आपको कौन से और नेक्स्ट टॉपिक आप देखना चाहते हैं वो भी आप मेरे को कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। फॉर एनीथिंग एल्स यू कैन कनेक्ट विद मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर।